जरा सोचिए, कुछ ही दशकों पहले जो जगह एक बंजर रेगिस्तान थी, आज वो दुनिया का एक आइकॉन बन गई है। दुबई। पर ये हुआ कैसे? चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं कि रेत पर इतना बड़ा साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे हुआ। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले दुबई का ये जबरदस्त उदय हुआ कैसे। फिर हम बात करेंगे उनकी एक अजीब सी एलर्जी की, हाँ, औसत से एलर्जी। फिर देखेंगे कि रेत पर यह पूरा नखलिस्तान बना कैसे, इनकी ग्लोबल मैग्नेट स्ट्रैटेजी क्या थी, और आखिर में इनके भविष्य के प्लान्स और इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है, उस पर बात करेंगे। दुबई की कहानी ना एक पहेली जैसी है। एक ऐसा शहर सोचिए जिसके पास ना अपना खाना है, ना पीने का पानी, फिर भी आज वो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये सब हुआ कैसे। ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है तेल, तेल से ही सारा पैसा आया होगा। लेकिन यही तो दुबई की कहानी का सबसे बड़ा मिथक है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इस गलतफहमी को ये स्लाइड पूरी तरह से दूर कर देती है। जरा देखिए, तेल से होने वाली कमाई दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ और सिर्फ 1% है। जी हाँ, 1%। असली पैसा तो टूरिज्म, फाइनेंस, ट्रेड और रियल एस्टेट से आता है। मतलब इन्होंने तेल पर टिकी इकोनॉमी को पूरी तरह से एक सर्विस बेस्ड पावर हाउस में बदल दिया। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसकी जड़ें हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की लीडरशिप फिलॉसफी में। कहा जाता है कि उन्हें कह सकते हैं एक बीमारी है, औसत चीज़ों से एलर्जी। उन्हें कोई भी चीज़ एवरेज या साधारण पसंद ही नहीं। और इसी सोच से उनका एक सीधा साधा मंत्र निकला है। दुबई में जो कुछ भी बनेगा वो या तो दुनिया में इकलौता होगा या फिर दुनिया में नंबर 1। सेकंड आना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये फिलॉसफी सिर्फ बातों में नहीं, जमीन पर दिखती है। जरा देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल द दुबई मॉल, दुनिया का अकेला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब। अरे रेगिस्तान के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग तक बना दिया। ये लिस्ट तो बस चलती ही जाती है। अच्छा, ये सब बनाना एक बात है, लेकिन इसे रेगिस्तान की रेत पर खड़ा करना, ये तो इंजीनियरिंग का एक असली चमत्कार है। चलिए देखते हैं कि ये असंभव काम संभव कैसे हुआ। देखिए, 2 बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, रेगिस्तान की वो ढीली रेत जिस पर ऊंची ऊंची इमारतें टिक नहीं सकती, और दूसरी, ताजे पानी की जबरदस्त कमी। तो सॉल्यूशन क्या था? उन्होंने दुनिया के बेस्ट कंसल्टेंट्स को बुलाया और जमीन के नीचे खोज शुरू हुई। और पता क्या मिला? लाखों साल पुरानी घाटियों के नीचे रेत में ही दबे मीठे पानी के पुराने सोते। और उनकी रिसोर्सफुल सोच का एक कमाल का उदाहरण है पाम जुमेरा। वो चाहते तो एक सीधा साधा गोल आइलैंड बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे ताड़ के पेड़ का आकार दिया। क्यों? जरा सोचिए, ताड़ की हर पत्ती, जिसे फ्रंट कहते हैं, मीलों का नया कीमती बीच फ्रंट एरिया बना देती है। नतीजा, 5 गुना ज्यादा लग्जरी विला और 5 गुना ज्यादा रेवेन्यू। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये तो मुनाफे की इंजीनियरिंग है। और दुबई में कंस्ट्रक्शन की रफ्तार और स्केल का अंदाजा बस इस एक आंकड़े से लगाइए। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया में जितनी भी क्रेन्स काम कर रही थीं, उनमें से 25%, यानी हर 4 में से 1 क्रेन सिर्फ दुबई में थी। ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से शहर नहीं बसता। आपको लोगों को, टैलेंट को और बिजनेस को भी तो खींचना पड़ता है। और इसके लिए दुबई ने अपनाई एक ग्लोबल मैग्नेट स्ट्रैटेजी। उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया जिसे कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता था। सोचिए, एक टैक्स फ्री इकोनॉमी, बिजनेस शुरू करने के लिए मुफ्त लोन, खास इकोनॉमिक जोन जहां नियम आसान हो, और ऊपर से एक विशाल एयरलाइन के जरिए पूरी दुनिया से जबरदस्त कनेक्टिविटी। इसी वजह से दुबई आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा री एक्सपोर्ट हब है। और इन सब पॉलिसीज का नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा शहर जो असल में प्रवासियों ने बनाया है और वही चला रहे हैं। आज दुबई की आबादी में 200 से ज्यादा देशों के लोग रहते हैं, और जो लोकल अमीराती हैं वो कुल आबादी का सिर्फ 10% हैं। ये वाकई में एक ग्लोबल शहर है। अब सवाल उठता है कि इतने सारे अलग अलग लोगों वाले शहर को व्यवस्थित कैसे रखा जाए। इसके लिए दुबई का अप्रोच भी बड़ा अनोखा है, जो हाईटेक को कड़े अनुशासन के साथ मिलाता है। पुलिस के बिना पुलिसिंग, ये कॉन्सेप्ट सुनिए। दुबई में स्मार्ट पुलिस स्टेशंस बन रहे हैं, जहां लोग लगभग हर काम के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे शिकायत दर्ज करानी हो या कोई और सर्विस चाहिए हो। इससे पुलिस अधिकारियों की जरूरत कम हो जाती है और जाहिर है भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है।
और यहाँ डिसिप्लिन मतलब अनुशासन बहुत सख्त नियमों और भारी भरकम ऑटोमेटेड जुर्मानों से लागू किया जाता है। आपकी गाड़ी गंदी है, फाइन, चेक बाउंस हो गया, सीधा जेल। पब्लिक में अनुशासन को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। शायद यही वजह है कि दुबई दुनिया के सबसे सेफ शहरों में से एक गिना जाता है। और दुबई कभी आज में नहीं जीता, वो हमेशा भविष्य की तरफ देखता है। उनके प्लान्स देखिए, 2025 तक 25% गाड़ियां बिना ड्राइवर के होंगी, 2030 तक 25% इमारतें 3D प्रिंटेड होंगी, और पैसेंजर ड्रोन और हाइपरलूप जैसे प्रोजेक्ट्स तो पहले से ही पाइपलाइन में हैं। तो ये सब हमें दुबई की कहानी के असली सार तक ले आता है, जो पैसे से कहीं ज्यादा एक खास तरह की मानसिकता के बारे में है। देखिए, खाड़ी के दूसरे देशों के पास तेल जैसे बेशुमार रिसोर्स थे, दुबई के पास ये बहुत कम थे। तो उनकी कामयाबी का राज रिसोर्स नहीं बल्कि रिसोर्सफुलनेस है, मतलब विजन, बड़ा सोचने की हिम्मत और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की जिद। शेख मोहम्मद का ये कोट पूरी कहानी बयां कर देता है। आम लोग पार्टी करने के लिए पैसे बचाते हैं, असाधारण लोग महान साम्राज्य बनाने के लिए पैसे बचाते हैं। ये सोच शॉर्ट टर्म फायदे की नहीं बल्कि एक लंबी दूर की सोच है, साम्राज्य बनाने की। तो अंत में दुबई की कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब आपका सबसे बड़ा रिसोर्स पैसा या तेल ना हो बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका विजन हो, तो फिर क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता?